नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल या फिर वाटर। ठीक है, तो पहले हमने 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और ये 5वां चैप्टर है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चैप्टर को पूरा पढ़ाना है और पूरा डिटेल में पढ़ाना है, जब वीडियो 1 घंटे का हो जा। कोशिश करूँगा कि इसको पौने घंटे तक ही हो और आपको भी पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा देखोगे तो ही कुछ चीज़ समझ में आएगी। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को 10-15 मिनट में कवर कर ले, क्योंकि जो चीज़ लंबी है या फिर जो वीडियो लंबा है उसको शॉर्ट में पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम उसको लॉन्ग या डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 5 के बारे में देख लेते हैं हम। चैप्टर का नाम है जल। ठीक है, तो जल के बारे में देखते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जब जल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कोई चीज़ आती होगी, तो क्या आती है? आप नदी के बारे में सोचते हो, जलप्रपात के बारे में सोचते हो, वर्षा की रिमझिम के बारे में सोचते हो, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हो। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज़ की नाव तैराकर बहुत कुछ सोचते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं, हम भी थे तब भी हमने भी नाव वगैरह तैराई थी। ठीक है, दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? ये सोचने की बात है थोड़ी सी कि जब पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, तो वो दोपहर तक या कुछ देर बाद में पानी सूख जाता है, तो हम सोचते हैं कि वो पानी चला कहाँ गया। इसके बारे में पूरा डिटेल से तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। सूर्य के ताप मतलब सूरज के तापमान है, उसके कारण जो जल है वाष्पित का मतलब है भाप बनकर उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप लेता है। यहाँ से ये वर्षा के रूप में, हिम के रूप में अथवा सहीम वृष्टि का मतलब बारिश के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो इसके बारे में डिटेल से जल चक्र बनाएंगे हम। उसके बाद तुम्हें समझाएंगे कि किस तरीके से संघनित होता है और कैसे बादलों के रूप में बादल बनते हैं। उसके बाद में कैसे ये सहीम वृष्टि मतलब बारिश के रूप में ज़मीन में आता है, किस तरीके से एक तरीके से जल चक्र चल रहा है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों में वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। जल है वो कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा ये एक क्रम से चलता रहता है। ठीक है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। जो क्रम से ये जाता रहता है, कभी बादल के रूप में, कभी महासागर में, कभी वायुमंडल में, तो जो चलता रहता है इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब देखो थलशाला किसे कहते हैं? तो थलशाला कहते हैं यह छोटे घर के पौधों रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अहाता मतलब हम कोई एक इस तरीके का चीज़ बना लेते हैं, जिसमें दिख रहा होगा अपनी थलशाला का चित्र एक बार देख लेते हैं। इस तरीके का कोई बोतल लेते हैं, बोतल में हम मिट्टी वगैरह डाल के उसमें पेड़ वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको एक जो हम कृत्रिम चीज़ बनाते हैं पृथ्वी की तरह, उसको हम थलशाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी है अमेजन नदी साउथ अफ्रीका में है, तो हो सकता है वो वहाँ पर बहता हो, पहले उस नदी में था और अब यहाँ पर आ गया और हरियाणा के खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। इसके बारे में हम जल चक्र पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब देखो लवण लवण के बारे में देख लेते हैं। लवण जल का मुख्य स्रोत, लवण का मतलब है मीठा पानी, साफ पानी। तो इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? ताल यानी तालाब है, सोते एवं हिमनद, जो हिमनद का बर्फ़ की जमी हुई होती है। महासागरों क्या नाम है, हिमनद में होते हैं, बर्फ़ जमी हुई चीज़ों में होते हैं। अब देखो महासागरों एवं समुद्रों में जल लवणीय है, मतलब खारा पानी है। लवणीय का मतलब जिस जल में लवण मिले हुए होते हैं उसे हम लवणीय कहते हैं, और जो साफ पानी होता है उसको हम अलवण कहते हैं। तो कुओं में, नदी में या फिर झीलों में, इन तरह की जलों में होता है, वो जल होता है अलवण। अलवण का मतलब साफ पानी। और जो लवणीय जल होता है महासागरों में, समुद्रों में जो जल मिलता है वो होता है खारा पानी, उसमें लवण मिले हुए होते हैं। अब इसमें क्या क्या लवण होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें अधिकांश नमक होता है। तो नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड या खाने का उपयोग होता है, जिसमें या सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सल्फेट भी होता है। ठीक है, दोनों मिलते हैं। अब हम इससे पहले एक बार जल चक्र के बारे में देख लेते हैं कि जल चक्र क्या होता है।
देखो ये यहाँ पर पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, ठीक है। ये कोई पानी का स्रोत है, समुद्र या कुछ भी लगा लो, या कोई नदी झील कुछ भी लगा लो। यहाँ से ये पानी हुआ, ये पानी यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं भाप बनकर, भाप बना, भाप बन के पानी उड़ा, उड़ने के बाद में ये पहुँच गया बदलों में। अब ये संघनन की क्रिया के द्वारा बदल बन गए। अब ये संघनन क्रिया हुई, जब पानी ठंडा हुआ, पहले गर्म होकर पानी उड़ा ऊपर, अब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में ये बदलों को रूप ले लिया। और जब संघनन हुआ, संघनन के बाद में ये बूंदों के रूप में आ गया। अब बूंदों के रूप में वापस ये कहाँ पर गिर रहा है, ज़मीन पर, पहाड़ों पर, नदियों में, झीलों में। अब ये वापस नदियों के द्वारा बहकर समंदर में आ गया। अब ठीक है, पहले यहाँ पर था, भाप बनी, भाप बन के ऊपर उड़ा, संघनन की क्रिया द्वारा बूंदें बनी, बूंदें बनने के बाद में बारिश हुई, बारिश बनने के बाद में वापस ज़मीन पे आया, ज़मीन पे आने के बाद में वापस एक जगह चला गया। अब वापस भाप बनी, भाप बन के वापस उड़ा। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसे हम कहते हैं जल चक्र, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं एक बार, इसमें अपनी थलशाला है उसके बारे में देख लेते हैं। एक चित्र बना दिया हमने थलशाला का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। एक जार का मतलब कोई एक बर्तन ले लो, बर्तन में अपने 1/4 मिट्टी भरी है, उसे दबा दिया। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। हुमस के ऊपर एक पतली परत लगा दी। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, बड़े पौधे लगा दिए हमने उसमें एक, उस तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधों को लगा दिए, व्यवस्थित कर दिया। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दिया। हम उसमें जल थोड़ी सी बूंदें डाल दी, उसके बाद में उसको बंद कर दिया। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। अब यहाँ से ये जल है ऊपर उड़ेगा, इसमें अभी यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर जाकर फिर ये बूंदों द्वारा नीचे संघनित होकर गिरेगा। तो ये हमारी एक हमने थलशाला बनाई कृत्रिम, उसके बारे में देखा था। अब आगे देखते हैं हम, जल चक्र देख ही लिया, उसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इस चित्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार रुको, चित्र को सीधा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो अभी ये चित्र के बारे में देख लेते हैं हम, कि विश्व की प्रमुख झीलें एवं नदियाँ, इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं और नदियाँ हैं। तो चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम देखते हैं। पूरी दुनिया का चित्र है, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले तो हम एक चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर पूरी दुनिया में। ये टॉपिक के बीच में आ रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टोटल 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे बड़ा है एशिया। कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया है। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पाँचवें पे है अंटार्कटिका, छठे पे है यूरोप, सातवें पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, दुनिया के 7 महाद्वीप हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए, लिस्ट बना लो। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि 7 महाद्वीप कहाँ पर है, और तुम्हें एक लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, ठीक है। तो ये दिख गया तुम्हें। अब इसमें बारे में देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख जो भी नदी वगैरह हैं या फिर और चीज़ें हैं या फिर जल के स्रोत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्रमुख नदियों में देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन है, ठीक है, ये दिख गई होगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में दूसरी नदी है नील नदी, ये भी दिख रही होगी, अफ्रीका में है, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद में भारत में भी एशिया महाद्वीप के अंदर दे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, और है हांगो है, ठीक है। अब कुछ और जल के स्रोत देखते हैं। तो जल के स्रोतों में कैस्पियन सागर है, ये सबसे बड़ा जगह है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी एक तरीके की झील है। ये सुपीरियर झील है, हुरैन झील है, ये झील है मीठे पानी की है, ये खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये प्रमुख जल स्रोत हैं दुनिया के, जिनके बारे में तुम पता कर सकते हो या फिर देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या है। तो ये तो समझ में आई होगी। अब इसको वापस हम सीधा कर लेते। तो ये मैप के बारे में हमने बता दिया कि विश्व के प्रमुख झीलें एवं नदियों के बारे में। अब आगे देखते हैं हम कि जल का वितरण किस प्रकार से दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो जल का वितरण के बारे में देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बिल्कुल जानते हैं कि पृथ्वी का जल का जो पूरी पृथ्वी है, ग्लोब है, जिसका पूरी 3/4 भाग है, उस पर जल है, 1/4 पे क्या है, जमीन है, ठीक है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जमीन की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। मतलब अगर ज़मीन
कम है और पानी ज़्यादा है फिर भी जल की कमी रहती है, या फिर बहुत से देशों में फिर भी जल के लिए मारामारी होती है या फिर जल का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे और लॉजिक है वो भी मैं बताऊँगा। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में से जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो जो पृथ्वी पर जो जल है, क्या वो संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है उपलब्ध। क्यों नहीं है? इसका कारण है, देखो, महासागर, जो महासागरों में जल है वो कितना परसेंट है? 97.3% है, जो कि लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब है ये कि लवणीय मतलब ये एक तरीके से खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है, और ये बिना काम का है, हमारे से काम नहीं आ रहा, पीने के काम में नहीं आ रहा। समझ गए? तो जब 97.3% समुद्रों का जल है और वो खारा पानी है। आगे देखो, जो बर्फ चत्रक, बर्फ जमी हुई बर्फ के रूप में जल है 2%। कितना परसेंट है? 2%। 97% खारा पानी है, 97.3, 2% बर्फ के जमे हुआ है। टोटल कितना होगा? 99.3। कितना होगा? 99.3। अगर पूरी दुनिया में 100% जल है तो 99.3 जल है। ये हमारे काम में नहीं आ रहा। खारा पानी भी नहीं काम में आ रहा, बर्फ जमी हुई है छत्ता के रूप में, वो भी काम में नहीं आ रहा। आगे देखो, भूमिगत जल, जमीन का जो जल है वो सिर्फ 0.68% है। तो इसीलिए हमारे पास जल की कमी हो रही है। समझ में आ गया? जो ज़मीन के अंदर जल है वो मात्र 0.68% है। झीलों का लवण जल, अब जो झील हैं वो कितनी है? इधर देखो, 0.9 इतनी परसेंट झीलों में जल है। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, अब देखो ये तो चीज़ें हो गई वो चीज़ की। अब ज़मीन के पास में भी या ज़मीन के अंदर भी, स्थल में भी कुछ झीलें हैं जिनके अंदर खारा पानी है, क्योंकि सारी झीलें मीठे पानी की तो है नहीं, तो खारे पानी की झील भी इतनी ही है। तो उसके बाद में जो वायुमंडल है उसमें, या फिर जो भी चीज़ है उसमें, वायुमंडल के अंदर भी जल होता है, तो वायुमंडल के अंदर जल कितना है? 0.0019। ठीक है। अब देखो नदियाँ, अब नदियों के बारे में देखते हैं तो 0.0001, सिर्फ इतना परसेंट ही नदियाँ हैं। तो अब तुम्हें देखोगे कि जल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जल की समस्या का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे काम में सिर्फ ये जल आ रहा है। ठीक है, ये जल आ रहा है, ये इसके अलावा हमारे पास में ये जल काम आ रहा है। तो हमारे काम में सिर्फ ये ही जल आ रहे हैं, बाकी की जल को हम काम में नहीं ले पा रहे, इसीलिए जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो 1% जल को भी हम यूज नहीं कर पा रहे, लगभग 1% भी नहीं है, ये पूरा 1% भी नहीं हो रहा। तो जब 1% भी जल को हम काम में नहीं पा रहे तो समस्या ही होगी ना, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। आगे देखो, लवणता के बारे में देख लेते हैं हम कि लवणता क्या होती है। लवणता होती है जो पानी के अंदर जो खारा पानी होता है उसे हम लवणता कहते हैं। उसमें और जितने भी लवण मिले होते हैं, नमकीन जैसे खारा पानी होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, या और भी लवण होते हैं। तो लवणता को किस तरीके से नापते हैं हम? 1000 ग्राम में हम लवणता को नापते हैं। कितने को नापते हैं? 1000 ग्राम में। तो परसेंटेज में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको? 1000 ग्राम पर ही हमें लवणता नापी जाती है। तो कैसे नापते हैं कि जो महासागरों की लवणता है वो इतनी है, इस तरीके से देखते हैं। इसका चित्र ये है। ठीक है, महासागरीय लवणता है 35। कितनी है? 35। ठीक है, अब इसको कैसे दर्शाते हैं हम ये भी देख लेते हैं। इस तरीके से दर्शाते हैं, ये पर 1000 ग्राम पे इस तरीके से लिखी हुई होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लवण है वो दुनिया में वो है इजराइल में। इजराइल में एक झील है जिसको कहते हैं मृत सागर, उसकी लवणता है 340। बहुत सी बुकों में 333 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से इसको, पर ये परसेंटेज नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ये परसेंटेज नहीं है, इसको हम नापते हैं पर 1000 ग्राम में। पर 1000 ग्राम में इसको हम नापते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। बॉक्स में देखिए, हमने साधारण क्रियाकलाप द्वारा जो जल को प्रतिशत को किया है उसके बारे में आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, उसके द्वारा हम समझेंगे कि पूरी ज़मीन का जो पानी है वो कितना हमारे लिए, मतलब जो उसका हम उपयोग करते हैं, बाकी का कितना है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, 2 लीटर जल ले, कितना ले? 2 लीटर। अगर हमने 2 लीटर पानी मतलब 2 बोतल पानी ले लिया, या लिया है उसको इकट्ठा एक जगह लिया, मान ले कि ये पृथ्वी की सतह का संपूर्ण जल है। हमने मान लिया कि पूरी धरती पे इतना ही जल है। ठीक है, बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रख ले। अब उसमें से हमने 12 चम्मच जल ले लिया, बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल
लवणीय जल को दर्शाता है। जो 12 चम्मच निकाल लिए उसके बाद बाकी का जो है वो सारा का सारा लवणीय है। लवणीय का मतलब जिसमें लवण मिले हुए, खारा पानी है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ मीठा पानी कितना है, 12 चम्मच। 2 लीटर में से सिर्फ 12 चम्मच है, लेकिन वो 12 चम्मच भी हमारे काम में नहीं आ रहा पूरा। तो कितना काम में आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, लवणीय जल है, वो कहाँ मिलता है, महासागर समुद्र में। ये है जो 12 चम्मच है उसके बारे में देखते हैं। ये जल उपयोग के अभी पहले हम लवणीय के बारे में देख रहे हैं कि जो लवणीय जल है वो हमारे उपयोग के काम नहीं आ रहा, मतलब उसमें नमक युक्त है, उसको हम काम में नहीं ले रहे। अब हमारे पास जो बचा हुआ जल है 12 चम्मच जो मीठा पानी है उसके बारे में देखते हैं। कटोरे से निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। मतलब जो हमारे पास 12 चम्मच जल बचा है वो ही काम का है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो 12 चम्मच में से 9 चम्मच तो बर्फ़ जमी हुई है, जिसकी हमारे पास मीठा पानी सिर्फ 12 चम्मच है 2 लीटर में से, और उसमें से भी 9 चम्मच तो बर्फ़ जमी हुई है। तो बचा कितना, 3 चम्मच, जिसमें से 2 चम्मच ज़मीन के अंदर है। कितना चम्मच है, सिर्फ 2 चम्मच। और आधा चम्मच है हमारे पास अलवण झीलों के रूप में, और सिर्फ 1 बूंद नदियों को है। तो नदियाँ सिर्फ पूरी ज़मीन में, धरती पर सिर्फ 1 बूंद जल की जितनी है। अगर 2 लीटर पानी है तो आप सोच सकते हो उसमें से सिर्फ 1 बूंद की जितनी ही नदियाँ हैं। इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पीने के लिए सिर्फ 1% भी जल नहीं है, 1% भी जल नहीं है, जो कि मीठा पानी है और साफ पानी है जिसको हम पीते हैं। इसीलिए पानी की कमी आ रही है, ठीक है। आगे देखो, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल लगता है कि जल बहुत ज़रूरी है, पीने के लिए सिर्फ जल है तो जल का ही काम करेगा, तो हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चित्र है, हमारे पेपर की कटिंग है वो दे रखी है। ये जल के बारे में बता रखा है, ए ड्रॉप ऑफ लाइफ, बिल्कुल एक बूंद की ज़िंदगी है। मैनी मेजर रिवर्स इज़ द डेंजर्स ऑफ ड्राइंग आउट, मतलब बहुत सी नदियाँ हैं जो सूखने की कगार पे या डेंजर जोन पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेना तुम क्या क्या है। आगे देखते हैं महासागरीय परिसंरचना। महासागरों के बारे में देख लेते हैं, महासागरों किस तरीके की परिसंरचना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विश्व जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को नोट डाउन कर लो कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। महासागरीय परिसंरचना के बारे में देखते हैं। समुद्र पर नंगे पैर चलना कोई जादुई अनुभूति होती है। जब समुद्र पर हम नंगे पैर चलेंगे समुद्र किनारे पर, तो हमें एक अजीब एहसास होगा, अजीब लगेगा। पुलिन तट होता है, तट पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, वायु की जो लवणीय गंध होती है, मतलब एक समुद्र के पानी की एक अजीब गंध आती है, एवं लहरों की संगीत, मतलब लहरों की आवाज़, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल का मतलब है कोई पोखर या कहीं पर तालाब में भरा हुआ जल बिल्कुल शांत होता है, जबकि समंदर का पानी हमेशा गतिशील होता है। मतलब समंदर का जो पानी हो हमेशा चलता रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, लहरें आती रहती हैं जाती रहती हैं, मतलब पानी कभी रुकता नहीं है, यह कभी शांत नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। महासागरों की गतियाँ को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो महासागर है उसकी काफ़ी गतियाँ होती है, उसमें कौन कौन सी गतियाँ होती है, तरंगे होती है, ज्वार भाटा होता है, धाराएँ होती है। तो महासागर की गतियों में तरंगे भी होती है और ज्वार भाटा भी होता है और धारा भी होते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, प्रशांत महासागर का तट का एक चित्र दे रखा है कि ये किस तरीके से समुद्र का तट है, ठीक है, दिख रहा है ये चित्र, ये तट है, ये समुद्र है, इसके अंदर जो भी नाव वगैरह है। आगे देखो कि समुद्री जो महासागर की गतियाँ हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तरंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज़ पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जब समुद्री सतह का मतलब है जितनी हवा तेज़ चलेगी उतनी ही बड़ी तरंगे आएंगी, ठीक है। तरंगा के बारे में देख लेते हैं, तरंगे क्या होती हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, मतलब क्या होता है अगर कोई समुद्र तट पर कोई गेंद गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं, ठीक है।
समंदर के अंदर कोई गेंद गिर गई उसको देख रहे हैं, या फिर तट पे कोई गेंद गिर गई, जैसे ही लहरें आएंगी, तरंगे आएंगी, तो वो वापस तरंगों के साथ में गेंद आ जाएगी या फिर ऊपर उठने लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ चित्र में देखा भी रखा होगा किस तरीके से ये समुद्र की तरंगे आ रही हैं। ठीक है, दिख रहा है। आगे देखो, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जो तूफान होते हैं उस समय तरंगे बहुत तेज उत्पन्न होती हैं, जिससे बहुत कुछ विनाश हो सकता है या बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी क्यों आती है? या तो तेज तूफान है, वायु का तूफान, उसके कारण होता है, या फिर ज़मीन के अंदर कोई भूकंप हो, या कोई ज्वालामुखी हो, या फिर नीचे ज़मीन के अंदर कोई भूस्खलन हो जाए, ज़मीन का खसकना हो जाए, जिससे कि 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय का मतलब तरंगे आ जाती है। जब तरंगे आएंगी, पानी का बहाव आएगा, तो बहुत तेज गति से आएगा, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तरंगों को ही हम सुनामी कहते हैं। जब तरंगे बहुत तेज आ जाती है तो उन्हें हम सुनामी कहते थे। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। जो तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, तो यहाँ जैसे अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो ये जो समुद्र का किनारा होता है इसे हम कहते हैं तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी उससे भारत का ये तटीय क्षेत्र है, इसमें बहुत नुकसान हुआ था, करीब 10,000 लोग मारे गए थे। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ का दक्षिणतम बिंदु था हमारा इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया। क्या हो गया? डूब गया, बिल्कुल। आगे देखो, ये थोड़ा सा क्या आप जानते हैं इसके बारे में देख लें। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं जापानी भाषा में पोताश्रय तरंगे। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सुनामी आती है तो पोताश्रय बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। पोत होते हैं, जैसे जहाज होते हैं, जहाज के जो पर्दे लगे होते हैं उन्हें पोताश्रय कहते हैं। ठीक है, अब देखो सुनामी के बारे में देख लेते हैं। 2004 की सुनामी के बारे में थोड़ा सा कि किस तरीके से तांडव हुआ था। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। मैंने पहले ही बताया था कि पिछले लेसन बताया था कि जो भूकंप होते हैं उनमें 9 का तो बहुत ज़्यादा घातक भूकंप होता है या बहुत विनाशकाली भूकंप होता है। 2 पॉइंट तक रिएक्टर पैमाने पर 2 तक होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। 5 तक होता है, वो हल्का फुल्का होता है, लेकिन 7 से ऊपर का होता है वो विनाश काल होता है, या उसका बहुत कुछ विनाश हो जाता है उससे। ठीक है, तो भूकंप आया था, वो 9 मापी गई थी रिएक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तट लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा था। परिणाम स्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों पर जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानिक गति से की जा सकती है। मतलब कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुनामी आई थी, जिसकी तुलना हम हवाई जहाज से कर सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज की गति भी लगभग इतनी ही होती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। हिंद महासागर में जो द्वीप थे वो बहुत से डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो भी डूब गया था। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जो दक्षिण पॉइंट था वो पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप का अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र की तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप
एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी थी। साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर से घटकर 70 किलोमीटर तक कम हो गई, 70 घंटे तक कम हो गई। समुद्र से सुनामी 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, यद्यपि भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अभी एक देखते हैं हम क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि हम भूकंप का जो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हम सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। हमें जो सुनामी के जो संकेत हैं हमें 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली कार्यशील है। जो प्रशांत महासागर है उसमें इस तरीके की हमने प्रणाली लगा रखी जिससे हमें 3 घंटे पहले सचेत हो जाए, पता चल जाए कि सुनामी आने वाली है। लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। तो हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अब देखो ये नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि प्रशांत महासागर में ये चीज़ें लगी हुई है जिससे कि हम पता कर सके 3 घंटे पहले कि सुनामी आने वाली है, लेकिन हिंद महासागर में ये नहीं लगी हुई, जिसके कारण हमें पता नहीं चल सका और सुनामी बिल्कुल नज़दीक आ गई तब हम सचेत हुए, जिसके कारण भारत में करीब 10,000 लोग मरे। हालांकि अब उसमें ये प्रणाली लगा दी गई है। अब हिंद महासागर में भी भूकंप सचेत की प्रणाली लगा दी गई है। ठीक है, आगे देखो। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों को तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों का सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति का अत्यधिक क्षति हुई। जो प्रणाली थी वो भी नहीं थी और वहाँ के लोगों में जागरूकता भी नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था। सुनामी के आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र का जल तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जैसे ये समुद्र का तट है, ठीक है, यहाँ पर जल यहाँ तक रहता है, तो क्या होगा, सबसे पहले जल पीछे खिसकेगा। अब जब पीछे खिसका तो लोग इसको अचंभे में देखने लगे कि क्या हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके उसको देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। जैसे तरंगे गई, अब जैसे ही वापस प्रेशर से आई तो इतनी तेज़ आई कि ये सारा चीज़ों को विनाश कर दिया। लोग इसको समझे नहीं। ठीक है, लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे अचंभे से देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो होगी, बिल्कुल होगी। जब जल खिसक रहा है तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अगर जल खिसक रहा है तो वापस ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें की जानकारी नहीं थी लोगों को और जागरूकता भी नहीं थी, और हिंद महासागर में ऐसी कोई प्रणाली भी नहीं थी जिससे कि हमें अंदाज़ा पहले पता चल सके कि सुनामी आने वाली है, जिससे कि भारी नुकसान भारत में हुआ था। ठीक है, आगे देखो। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में है ज्वार भाटा। क्या है? ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा के बारे में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले वैसे बेसिक देखते हैं कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र तट होता है, जो पानी का जो बहाव आता है, जो पानी जब चढ़ जाता है, तुमने देखा होगा कि कहीं पानी होता है तो एक बार पानी चलता रहता है तो पानी एकदम से प्रेशर से आ रहा है। जब प्रेशर से पानी आ रहा है, जब पानी का चढ़ाव होता है, जब पानी ऊपर चढ़ता है या चढ़ाव, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। इधर देखो, क्या कहते हैं? एक मिनट। ज्वार। और पानी के जो उतरता है, जब पानी जब वापस जाता है, उसे हम कहते हैं भाटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो पानी का चढ़ाव होता है, जब पानी चढ़ता है तट पे तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब पानी उतरता है तो हम उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल का दिन में 2 बार नियम से ऊपर उठता है और गिरता है तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे हम ज्वार कहते हैं। जब पानी का चढ़ाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे हम एवं तट से पीछे चला जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। जब जल का बहाव उतर जाता है या फिर बिल्कुल पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार पानी के चढ़ाव को और पानी के उतरने को कहते हैं हम भाटा। ठीक है, आगे देखो
कि ज्वार भाटा क्यों होता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, तो उच्च ज्वार कब आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जब अमावस्या को और पूर्णिमा को 2 दिन आते हैं। कब आते हैं? ये सिचुएशन तो हुई हमारी उच्च ज्वार की, और ये भी हुई उच्च ज्वार की। जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, और जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अलग अलग गति में होते हैं तब निम्न ज्वार आता है, मतलब धीरे आता है। ठीक है, आगे देखो। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, वही बात मैंने बताई थी। और इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, मतलब से व्रत ज्वार आता है। इस ज्वार को व्रत ज्वार कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे में ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों अलग दिशा में होते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग दोनों तरफ प्रेशर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण है लघु ज्वार, यानी कम आता है। ठीक है, और जब ये तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जिसके कारण क्या होता है? व्रत ज्वार भाटा, यानी तेज गति से ज्वार भाटा आता है। ठीक है, आगे देखो। उच्च ज्वार, उच्च का मतलब ज़्यादा तेज ज्वार आता है या फिर ज़्यादा बहाव आता है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये नौ संचालन में नाव के काम में नाव ज़्यादा सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं, बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के ही मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। देखो कैसे, जब तेज ज्वार आता है तो वो हमारे किस लिए क्या क्या काम में आता है, कि जैसे यहाँ पर तुमने देखा होगा भारत का ऐसा नक्शा है, तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला, गुजरात में। ये ज्वारीय बंदरगाह है, क्योंकि जब ज्वार आता है, जब तेज उच्च ज्वार आता है तो क्या होता है, जहाज हैं वो पानी के प्रेशर के साथ में ऊपर तट तक आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? तट तक आ जाते हैं, जिससे कि हमारा काम हो सके। ठीक है, आगे देखो। बंदरगाह तक जहाज पहुँच जाते हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए काम आता है। जब तेज पानी आएगा तो साथ में मछलियाँ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वो भी हम पकड़ सकते हैं। अनेक मछली तट पे आ जाती है। इसके अलावा जो हम बिजली बनाने का काम भी कर सकते हैं इससे। जैसे ही पानी का बहाव तेज आएगा, पानी इकट्ठा होगा और उससे हम बिजली भी बन सकती है। ठीक है, अब देखो महासागरीय धाराएं के बारे में बात करते हैं। महासागरीय धाराएं मतलब होते हैं समुद्र के अंदर चलने वाली लहरों को ही महासागरीय धाराएं कहते हैं। कि धाराएं किस तरीके से चलती हैं, देखो। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। देखो कैसे होती है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी ध्रुव है। सॉरी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, 90 डिग्री पे दोनों हो गए, या 0 डिग्री बोल सकते। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ से अगर धाराएं इधर चल रही हैं तो वो धाराएं होंगी गर्म। कैसी होंगी? गर्म। ये सिंपल लॉजिक है, इसको तुम नक्शे में देख के भी पता कर सकते हो। जो भूमध्य रेखा से चलती हैं वो धाराएं होती हैं गर्म, जो इधर चल रही हैं वो होती हैं गर्म। ठीक है, और जो इधर निम्न अक्षांश से, इधर उच्च अक्षांश से, अगर उच्च अक्षांश से इधर जो चलने वाली धाराएं हैं या ध्रुवों से चलने वाली धाराएं हैं वो धाराएं होंगी ठंडी। ठीक है, तो ये तुम्हें लॉजिक है, इसको ध्यान रखना है। चित्र में, नक्शा में भी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो भूमध्य रेखा से चलने वाली निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश है
ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक पहुँची है यहाँ तक। जो निम्न से उच्च तक चल रही है वो तो गर्म होगी, और जो उच्च से निम्न तक चल रही है वो ठंडी होगी। ठीक है, आगे देखो। तो अब इसमें हम कुछ धाराओं के बारे में देखेंगे। देखो, ये जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं, ये शीत जल धारा होती है। शीत क्यों हो रही है? अभी देखो, ये भूमध्य रेखा है, अभी मैंने बताया था। ये इधर चलने वाली जो यहाँ से इधर की तरफ चलेंगी वो सारी गर्म होंगी। ठीक है, इधर चल रही हैं वो गर्म होंगी धाराएं, और जो इधर की तरफ से आएंगी धाराएं वो होंगी ठंडी। जो इधर से आएंगी वो कैसी होंगी? इधर से आएंगी वो ठंडी होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कि कौन सी धाराएं हैं। देखो, लेब्राडोर धाराएं हैं, ये ठंडी धारा है। अब देखो, अभी मैंने बताया था लेब्राडोर धारा ठंडी है, तो ये कहाँ पर है? देखो, ये दिख रही है तुम्हें धारा, ये दिख रही है। तो ये कहाँ से आ रही है? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ। तो ये कौन सी होगी? ऑफकोर्स ठंडी होगी। अब देखो, गल्फ स्ट्रीम, ये धाराएं ये कहाँ से चल रही है? इधर से इधर जा रही है, तो ये कैसी होगी? गर्म। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। जो धाराएं ही इधर से चल रही हैं वो होंगी ठंडी, और जो इधर से चल रही हैं वो होंगी गर्म। ठीक है, आ गया ना समझ में? आगे देखो, जो गल्फ स्ट्रीम में गर्म है, अभी बताया मैंने, लेब्राडोर ये ठंडी है। किसी क्षेत्र का तापमान ये साराएं हैं, ये क्षेत्र का तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जो गर्म धारा चलती है उनमें स्थल का तापमान, वहाँ का मौसम है वो गर्म हो जाता है, तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अब तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सबसे अच्छा मत्स्य क्षेत्र कौन सी जगह माना जाता है? जहाँ पर गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वो क्षेत्र दुनिया का सबसे ज़्यादा मछली पालन का क्षेत्र होता है। वहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से मछलियाँ पाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। तो यही चीज़ें हैं जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। ये दो उदाहरण हैं जहाँ पर मछली ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर देख रहे हो, ये ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है ऊपर, ये गर्म धारा है। तो ये जापान का जो तट है वहाँ पर मछली पालन बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, आगे देखो। अब महासागरीय धाराएं देख ली आपने, तो ये ही था इस चैप्टर में। तो ये वीडियो तो वैसे लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि चैप्टर को हम पूरा करेंगे, किसी भी प्रकार का छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनको तुम्हें खुद को करना है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, चाहे कॉल कर देना, ज़्यादा दिक्कत है तो, और आप मुझे बता सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो तो भी बता सकते हो। तो ये चैप्टर तो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं औरों की तरह नहीं है, इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा जो भी चीज़ है वो। ठीक है, और इसमें देख लो, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है, और अगर किसी को कोई सलाह देनी हो तो भी दे सकता है, क्योंकि सलाह भी बिल्कुल मानी जाएगी, और अगर कुछ कमी हो तो भी बता सकते हो। तो धन्यवाद, पढ़ते रहो। और हाँ, मेरी और अगली वीडियो जिससे कि तुम्हें अच्छी तैयारी हो सके या तुम्हारी तैयारी में सहायक हो, उसके लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए वो तुम तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।